प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। शाम के क्लास में आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से संस्कृत विषय कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 4 पैराग्राफ या 4 पंक्तियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5वां पैराग्राफ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महाकवि कालिदास के जीवन गाथा के ऊपर, क्योंकि यह पाठ पूरा का पूरा कवि कालिदास जी के जीवन पर समर्पित है। देखिए लिखा है, वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविः अस्ति। एकतः तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः, ध्यान दीजिएगा, गुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता तत्र राजराजते काव्योत्कृष्ट दृष्ट्वा तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्मानुभूतीनाम् इंद्रधनु कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आर्जयितुं पारयत्। प्रकृतपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघो सभाजनं वनवृक्षाः प्रसून वृष्टिभिः सम्पादयन्ति। मेघे विरहोत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलताया अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। तत्र बाह्यन्तः प्रकृत्यो मर्म स्पर्शवग्नमस्ति। कवि दृष्ट्या मेघः धूमाज्योतिसलिलमरुतां सन्निपातो भूत्वा एकः संवेदनशीलताया मानवपमः प्राणी अस्ति। स रामगिरे आरभ्यमलकां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधि लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरत्। शकुन्तला नाटके पतिगृहगमनकाले आश्रमपादपाः भगिन्यै शकुन्तलायै आभरणानि समर्पयन्ति। हरिणार्भकः तस्य मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेमं प्रकटयत्। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति। सूर्यः अरुणोदयवेलायां स्वप्रतितायां नलिन्या तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। ये देखिए आज की नई पंक्ति 5वीं पंक्ति से आप सभी को मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कविः अस्ति। इसको पढ़ाने के पहले आप लोगों को मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। संदर्भ इसका आप लोग अगर कंप्लीटली रूप से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। संदर्भ इसका है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित कविकुल गुरु कालिदासः नामक पाठ से उद्धृत। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग अनुवाद प्रक्रम पर चलते हैं। लिखा है, वस्तुतः कालिदासः, वस्तुतः मतलब वास्तव में, वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतम, मूर्धन्यतम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतम भारतीय कविः अस्ति। वस्तुतः वास्तव में महाकवि कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एतस्य कृतिषु, देखिए आगे लिखा है, एतस्य माने एक तो, अस्य माने इनकी, एतः तस्य एक तो, अस्य इनकी, कृतिषु कृतियों में, कृति का मतलब होता है रचनाओं में, एक तो इनकी रचनाओं में, ध्यान दीजिएगा, एक तो इनकी रचनाओं में काव्योचित गुणानाम,
काव्योचित गुणों का समाहार मतलब समूह दृश्यते दिखाई देता है। एक और तो इनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समाहार दिखाई देता है, अपरः तच या अपरतश्च, वहीं दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता, भारतीय जीवन पद्धति की संपूर्णता तत्र राराजते। दूसरी ओर पहले बताया गया, एक और तो इनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समूह दिखाई देता है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की, देखिए लिखा है संपूर्णता, सर्वांगीणता मतलब होता है संपूर्णता, तत्र राराजते, उनमें विशेष रूप से सुशोभित है या विशेष रूप से सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया, अब आगे देखिए लिखा है काव्योत्कर्ष की दृष्टि से तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में मानव मनसः, मानव मन की सूक्ष्मानुभूति, मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, मानव मन की धन जगह आगे लिखा है कि दूसरे काव्योत्कर्ष, काव्य की उत्कृष्टता की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्य की उत्कृष्टता की दृष्टि से तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में, काव्य की दृष्टि से या काव्योत्कर्ष की दृष्टि से, काव्य की उत्कर्षता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्मता का इंद्रधनुष, आगे देखिए लिखा है कि कस्यापि सहृदयस्य, किसी सहृदयी के चित्त को, हृदय को आर्जयितुम पारयत, आकर्षित करने में समर्थ हुआ है। आगे देखिए लिखा है प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय, लिखा है प्रकृति भी स्वजड़त्वम, अपनी जड़ता को छोड़ करके, प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़ करके सर्वत्र मानव सहचरी वाचरत, सभी जगह मनुष्य के सहचरी के समान आचरण करती है, मनुष्य के साथ साथ चलने के समान उसका आचरण करती है। आगे देखिए लिखा है रघुवंशस्य, रघुवंशम नामक महाकाव्य में दिग्विजयार्थम, दिग्विजय के लिए गए हुए महाराज रघु के सभाजनम, सम्मान के या सम्मान में वन वृक्षा प्रसून वृष्टि भी, वन के समस्त वृक्षों ने फूलों की बारिश की थी और फूलों की बारिश करके संपादयंती, मानो उनका क्या करते हैं, सम्मान किए थे। मेघे विरहोत्कंठितस्य, और मेघ में बोले तो मेघदूत में वियोग से उत्कंठित, यक्ष प्रेम विह्वलताया, प्रेम व्याकुलता में। अब देखिए कालिदास की एक रचना है मेघदूत। इस मेघदूत नामक रचना में महाकवि कालिदास ने यक्ष और यक्षिणी के प्रेम विरह का वर्णन किया है। पूरा का पूरा मेघदूत मंदाक्रांता छंद से भरा पड़ा है। इस मेघदूत नामक 121 महान श्लोकों से अभिभूत यह मेघदूत नामक जो ग्रंथ है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, और यह गीति काव्य प्रेम की चरमावस्था को प्रतीत करता है। इस मेघदूत के बारे में देखिए बताया जा रहा है कि किसी को क्या नाम है कि कुबेर, भगवान कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का श्राप दिए थे कि अपनी पत्नी से तुम दूर रहोगे,
और विरह में व्याकुल होकर के यक्ष किस प्रकार से उसकी व्याकुलता का वर्णन है, यह इस मेघदूत नामक गीति काव्य में दर्शाया गया है। तो देखिए बताया जा रहा है कि मेघे विरहोत कंठितः, मेघ में, मेघदूत में वियोग से उत्कंठित यक्ष प्रेम में व्याकुल या प्रेम की, प्रेम विह्वलता की अद्वितीय कल्पना, सृष्टि मतलब कल्पना, परिलक्षते मतलब दिखाई पड़ती है। आगे देखिए लिखा है तत्र बाह्यांतः, उसमें बाहरी, लिखा है ना कि उसमें बाह्य मतलब बाहरी और अंतर मतलब आंतरिक, उसमें बाहरी और भीतरी प्रकृतियों मतलब प्रकृति का बड़ा ही मर्म स्पर्शी वर्णन किया गया है। आगे लिखा है कवि दृष्टया मेघ, कवि की दृष्टि में मेघ चार चीजों से मिलकर के बना होता है। मेघ मतलब बादल। कवि कालिदास की दृष्टि में मेघ चार चीजों की दृष्टि में बनता है। चार चीजों के मिलने से बादल का निर्माण होता है। धूम, ज्योति, सलिल, मरुत। धूम मतलब धुआं, ज्योति मतलब प्रकाश, सलिल मतलब जल और मरुत मतलब हवा। तो देखिए लिखा है कि कवि दृष्टया मेघ, कवि की दृष्टि में बादल, मेघा मतलब बादल, धूम ज्योति सलिल मरुताम। धूम मतलब धुआं, ज्योति मतलब प्रकाश, धुआं प्रकाश पानी अर्थात जल और हवा सन्निपातो मने के समूह न होकर, देखिए लिखा ना सन्निपातो भूतवा एक। कहने का मतलब, कवि के कहने का मतलब है महाकवि के कि मेघ तो चार चीजों से मिलकर के बना होता है, धूम ज्योति सलिल और मरुत। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कवि दृष्टया, कवि की दृष्टि में बादल धूम ज्योति सलिल और मरुत से मिल करके न बन के, बल्कि एक संवेदनशील, बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य के समान मानवोपसम, बल्कि एक मनुष्य के समान प्राणी के रूप में प्रदर्शित होता है। माने कवि ने तो यह कह दिया है कि बादल जो होता है चार चीज़ों से मिलकर के बना होता है, धूम, ज्योति, सलिल और मरुत। धूम मतलब धुआं, प्रकाश, जल और हवा। लेकिन यहाँ पे महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में मेघ को यक्ष के प्रति ऐसा जागृत व्यक्ति के रूप में दृष्टिगत किया है कि कभी भी मानो बोल पड़ा है अपने लहजे में, अपने बातों में, अपने वचनों में कि यह मेघ चार चीज़ों से, धूम ज्योति सलिल मरुत से न बन करके, बल्कि यह तो मानव के साथ चलने मात्र, मानव के साथ साथ चलने वाला एक संवेदनशील प्राणी है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आगे लिखा है देखिए, स राम गिरे आरभ्य अलकाम यावत। देखिए लिखा है स माने वह मतलब बादल, वह बादल, वह मेघ रामगिरी पर्वत से लेकर के आरभ्य अलकाम, रामगिरी पर्वत से आरंभित माने लेकर के अलकापुरी तक, यस्य कस्यापि सन्निधि, जिस किसी का भी जितना साथ पाता है, तस्मय हर्षोल्लासो वितरत, उसे हर्षोल्लास प्रदान करता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा मित्रों, यक्ष और यक्षिणी जो विरहावस्था में अपने दिन काट रहे हैं, उसमें यक्ष जो है रामगिरी के पर्वत पर जाकर के रहा है, और जो उसकी पत्नी, उसकी प्रिया, उसकी प्रियतमा
यक्षिणी है वह जो है अलकापुरी में निवास कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण एक कथा है। उस कथा के आधार पर यह बताया गया है। यद्यपि महाकवि कालिदास ने यक्ष और यक्षिणी का नाम नहीं बताया है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त कथा, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण नामक कथा है, उसी कथा से महाकवि कालिदास ने मेघदूतम नामक गीति काव्य की रचना की। ठीक, उसमें महाकवि कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी का नाम नहीं बताया, क्योंकि प्रारंभिक मंगलाचरण में ही महाकवि ने यह दृष्टिगत करा दिया कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भरतो यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम रामगिरियासु। उसमें पहले ही कवि ने कह दिया कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कोई व्यक्ति, उसमें नाम नहीं लिया गया, कोई व्यक्ति कश्चित कांता विरह गुरुणा अपनी पत्नी से विरहित होकर के शाप के दिन काट रहा है। तो इस प्रकार से यक्ष का न, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा में यह प्रयोजन आया है और उसी के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि यक्ष का नाम हेममाली है और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी है। यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी है। तो देखिए बताया जा रहा है, और विशालाक्षी नामक यक्षिणी जो है, पत्नी जो है, अपने पति यह हेममाली रूपी यक्ष से दूर रह करके अलकापुरी में निवास कर रही है और यक्ष पत्नी से दूर होकर के रामगिरी नामक पर्वत पर निवास कर रहा है। तो वही देखिए बताया जा रहा है कि स रामगिरी आरभ्य अलका यावत यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। कहा जा रहा है कि वह रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी का भी जितना साथ पाता है उसे वह बादल आनंद ही प्रदान करा रहा है। जिस बादल को दूत बना करके महाकवि कालिदास द्वारा, यक्ष द्वारा अपनी पत्नी यक्षिणी के पास भेजा जा रहा है। अब देखिए महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी देखिए यहाँ पे कुछ दृष्टिगत किया जा रहा है। कवि के बारे में लिखा है कि शाकुंतल नाटके परिगृह गमन काले आश्रम पादपा स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्ति। कहा जा रहा है शाकुंतलम अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पति गृह गमन काले, अपने पति के घर अर्थात ससुराल जाते समय, आश्रम निकल का आश्रम पादपा, आश्रम के वृक्ष, स्वभगिन्यै अपनी बहन अर्थात शकुंतलायै शकुंतला को, आभरणानि समर्पयन्ति आभूषण अर्पित करते हैं। जब आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान दीजिएगा, एक जगह चौथे अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों में एक चौथा अंक है विदा अंक, विदाई अंक। इस विदाई अंक में जो है 5वें नंबर का एक श्लोक है जिसमें लिखा है क्षौमम केनचिदिन्दु पानुतरुणा मांगल्यम आविष्कृतम आविष्कृतो। तो उस मतलब कि क्षौमम केनचिदिन्दु पानुतरुणा मांगल्यम आविष्कृतम, उसमें बताया गया है कि किसी वृक्ष ने शकुंतला को सजने के लिए आभूषण दिए, किसी वृक्ष ने शकुंतला को पैर रंगने के लिए अलक्तक अर्थात महावर दिए। तो वृक्ष भी मानो प्रकृति का देखिए स्वाभाविक चित्रण यहाँ पे महाकवि कालिदास ने विज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक किया है कि जब शकुंतला की विदाई हो रही थी, अपने घर वो जा रही थी, अपने पति के घर जा रही थी, तो आश्रम के जितने भी वृक्ष थे वो अपनी बहन
क्योंकि शकुंतला सभी वृक्षों को अपना भाई बहन मानती थी, इसलिए बताया जा रहा है कि शाकुंतल नामक अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक में पति गृह गमन काले अपने पति के घर अर्थात ससुराल जाते समय आश्रम के वृक्षों ने स्वभगिन्यै अपनी बहन, भगिनी मतलब बहन होता है, तो स्वभगिन्यै अपनी बहन अर्थात शकुंतला को आभरणानि समर्पयन्ति अर्थात आभरण यानी आभूषण समर्पित किए थे। और आगे देखिए समर्पयन्ति माने समर्पित करते हैं। आगे क्या लिखा है, हरणार्भक तस्य मार्गावरोधम कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। आप देखिए यहाँ पे जब शकुंतला अपने पति के घर जा रही है तो उसने बचपन में एक छोटे से हिरन के बच्चे को पाल पोस करके खूब अच्छी तरह से उसे बड़ा किया था। आज वो हिरन मृग शावक से एक हिरन के रूप में तब्दील हुआ है, क्योंकि वह हिरन का बच्चा जो मृग शावक था, जब वह जन्म लिया था तभी उसकी माता उसे जन्म देने के पश्चात वह हिरनी का देहांत हो गया था, जिसके कारण उस छोटे से शिशु मृग शावक को शकुंतला ने अपने हाथों से पाला पोसा था, खिला पिला करके बड़ा किया था। आज जब शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, वही पाला पोसा गया हिरन का बच्चा, देखिए क्या कहा जा रहा है कि हरणार्भक हिरन का बच्चा तस्या मार्गावरोधम उस शकुंतला के मार्ग को रोककर मानो स्वकीयम निश्चलम अपने द्वारा निश्चल प्रेम को मानो प्रकट कर रहा है, अर्थात उसे जाने से रोक रहा है। इसी तरह देखिए आगे लिखा एवमेव नद्यः, इसी तरह नद्यः मतलब नदियाँ प्रेयस्य इवाचरन्ति सहेलियों की तरह आचरण करती है। जो नदी है, नदियाँ भी मानो शकुंतला का एक सहेली एक सखी की भांति शकुंतला के प्रति नदियाँ भी मानो उनका आचरण करती हैं। सूर्य अरुण वेदायाम, देखिए आगे लिखा है सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्व प्रियमाया प्रियतमाया नलिन्या तुषार बिंदु रूपाणि अश्रुवीण स्वकरै परिमृजत। आगे देखिए लिखा है सूर्य अरुणोदय वेलायाम अर्थात अपने उदय की वेला में स्वप्रियतमाया अपनी प्रियतमा नलिन्या मतलब कमलिनी के तुषार मतलब ओस की बिंदु रूपाणी मतलब ओस की बूंद रूपी अश्रुणी माने आंसुओं को मानो स्वकरै परिमृजत माने अपने हाथों से पोंछ रहा है। प्रिय मित्रों, यह आपका महाकवि कालिदास यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत में प्रथम पाठ महाकवि कालिदास या कविकुल गुरु कालिदास पाठ का ये 5वां पैराग्राफ 5वीं पंक्ति थी। मैंने आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कहीं भी किसी भी तरह से आ सकता है, तो कोई भी पैराग्राफ हम लोगों को छोड़ना नहीं है। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अच्छी तरह से इन पैराग्राफों को ध्यानपूर्वक 1 बार 2 बार 3 बार या जब तक परीक्षा नज़दीक आ जाती है, जब तक परीक्षा हो नहीं जाती है, तब तक आप सभी लोग मिल करके इन पाठों की तैयारी करें और पढ़ते रहें। परीक्षा नज़दीक आते आते पूरा सिलेबस ख़त्म करने का मैं प्रयास तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि परीक्षा में जो जो प्रश्न आएंगे, जहाँ जहाँ से जो जो पाठों का संकलन रखा जाने का पूरा चांस है, उन सभी पाठों को पढ़ा करके आप लोगों की तैयारी एकदम अच्छी तरह से कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। अगला पैराग्राफ कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ का अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि।